मुकाम को यहाँ पर इस जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आया और आपकी मौजूदगी यकीनन हम तमाम के हौसलों को बुलंद रखती है। और जैसा कि अभी जमील खां साहब ने आपसे कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजस्थान की इस सरजमीन पर अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कर चुकी है और मुझे यकीन है कि आप तमाम बुजुर्गों की, हमारे माँ और बहनों की, नौजवानों का साथ मिलेगा, आपकी दुआएं मिलेंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि बरसों से हमारे मुस्लिम अक़लियत के जिम्मेदारों ने, बुजुर्गों ने, आप तमाम ने यहां पर कांग्रेस का साथ दिया। मैं जो कुछ आपके दरमियान में आज कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़ी संजीदगी के साथ मेरी इस बात को सुने और जब आप वापस अपने अपने घर या मुकामात को तशरीफ लेकर जाएंगे तो आप मेरी इन बातों पर थोड़ा जोर डालकर सोचिए और एक अच्छा फैसला लीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने राजस्थान के मुसलमानों के ताल्लुक से एक रिपोर्ट भी तैयार की। उस रिपोर्ट को हमने मंजर आम पर लाया। यहीं जयपुर में माह रमजान में इस रिपोर्ट को रिलीज भी किया गया था, जिसमें एक्सपर्ट्स और माहिरीन ने उस रिपोर्ट को तैयार किया। वो रिपोर्ट इंटरनेट पर दस्तयाब है। मैं नौजवानों से, बुजुर्गों से अपील करूंगा कि आप उस रिपोर्ट को जरूर पढ़ें। वो रिपोर्ट ये बताती है कि राजस्थान में 3 अगर मुस्लिम बच्चे हैं तो उसमें से 1 बच्चे का वजन अंडरवेट है, यानी 3 मुस्लिम बच्चों में से 1 मुसलमानों का बच्चा या बच्ची अंडरवेट है। उसका मतलब यह है कि जो उस उम्र में उसका वजन होना चाहिए वो उससे कम होता है। दूसरा, उस रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि 21% जो मासूम बच्चे हैं वो वेस्टेड हो जाते हैं, माने जो अपना वजन इतना खो देते हैं कि दोबारा उनका वजन वापस नहीं आता, जिसको वेस्टेड कहते हैं। और 35% बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटेड हैं। ये उस रिपोर्ट में ये फाइंडिंग्स आई हैं। उसमें यह भी बताया गया कि जो राजस्थान में मुसलमान ओबीसी हैं उनमें इलिटरेसी रेट यानी खवानगी का जो तनासुब है वो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब भाइयों से ज्यादा है, इलिटरेसी का तनासुब। और राजस्थान के मुसलमान दूसरी रियासतों के मुसलमानों से बैकवर्ड हैं। इसके बावजूद भी हम पर इल्जाम लगता कि हम फलां टीम है, इनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान में हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है मुसलमानों का। एनरोलमेंट जो मुसलमानों का है वो हमारे दलित और शेड्यूल्ड ट्राइब के भाइयों से कम है। माने पूरे स्कूलिंग के अगर आप पहली जमात से, फर्स्ट क्लास से 8, 9, 10 तक, 11 तक देखें तो सबसे कम एनरोलमेंट होता है। राजस्थान में मुसलमानों की आबादी 9% और हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट होता है सिर्फ 2%। ये इस रिपोर्ट में ये बहुत सी बातें सामने आई। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान अपनी बहू को, अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को डिलीवरी के लिए अस्पताल लेकर जाता है
तो उसको कम से कम 4,300 रुपये खर्चना पड़ता है, जो तमाम दीगर बरादरियों से ज्यादा अखराजात उनको खर्चा करना पड़ता है। उसमें यह भी मालूम हुआ कि राजस्थान में मुसलमानों के 60% बच्चे एनीमिक हैं, यानी जिस्म में उनके खून की कमी है। पूरे मुसलमानों को देखा जाए तो सबसे गरीब मुसलमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तमाम आदाद व शुमार आपको ये बताती हैं कि आपका बुरा हाल है, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपके पास, राजस्थान के मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के पास उनकी कोई सियासी लीडरशिप नहीं है। अगर आपकी सियासी लीडरशिप होगी, आपकी एक आजाद सियासी लीडरशिप होगी, तो यकीनन ये तमाम तकालीफ का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक आवाज, एक सियासी नेता होगा, लीडरशिप होगा जो इन नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाएगा। मगर आपके पास, आप बोलेंगे कि नहीं हमारे पास 9 मुस्लिम एमएलए हैं, ये नवरत्न है, ये लीडर नहीं है आपके। ये तमाम के तमाम नवरत्न है, ये कभी मुंह नहीं खोल सकते। इनकी जबानों पर अशोक गहलोत का ताला लगा हुआ है। जुनैद और नसीर के वाक़े में उनको किडनैप करके हरियाणा ले जाकर जिंदा जला दिया गया। ये नौरत्नों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जुनैद और नसीर के बारे में कुछ बोल सके। जाना तो दूर की बात, मुझे यहां से जमील खान ने फोन किया, इमरान साहब ने कहा कि सर आपको आना पड़ेगा, घाटनीटा जाना है। हमने कहा आएंगे। मैं गया जुनैद और नसीर के गांव को, वहां पर मुलाकात, उनके घर वालों से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री को बार बार याद दिलाना पड़ा अशोक गहलोत साहब को कि आप जाइए। बड़ी मुश्किल से वहां पर पहुंचे। अब जुनैद नसीर के पास आप देखिए कि उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन, उसमें भी तासुबियत का मुजाहरा किया गया। कन्हैया लाल की मौत हुई, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। कन्हैया लाल को मारने वाले टेररिस्ट हैं, मैं मानता हूं। तो जुनैद और नसीर को मारने वाले टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या उनको आप क्या कहेंगे? उनको क्या देशभक्त कहेंगे? उनको क्या कहेंगे आप? कन्हैया लाल का कत्ल अगर दहशतगर्दों ने किया तो यकीनन किया है, तो जुनैद और नसीर को मारने वाले भी तो दहशतगर्द हैं। मगर मुख्यमंत्री से पूछा गया कि कन्हैया लाल की मौत पर 50 लाख और जुनैद और नसीर की मौत पर 15 लाख क्यों? तो कहा नहीं, कन्हैया लाल को दहशतगर्दों ने मारा, आतंकवादियों ने मारा। मुझे समझ में नहीं आया अशोक गहलोत साहब, आपके पास आतंकवादी का डेफिनेशन क्या है? इंसान तो इंसान होता है, चाहे वो किसी समुदाय का हो, किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, इंसान का कत्ल हुआ है। मगर उस पर भी आप देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने एक दोहरा रुख अख्तियार किया। मैं राजस्थान के मुसलमानों से पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि आपको और हमको सबक हासिल करना चाहिए हमारे गुज्जर भाइयों से, जिनकी आबादी मुसलमानों के बराबर है, मगर वो मुत्तहिद हैं। उनकी एक सियासी आवाज है, उनको रिजर्वेशन की लड़ाई किरोड़ी सिंह बैंसला ने लड़ी। मैं उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी पूरे समुदाय को एक जगह जमा किया, और जब कभी भी उनके मुतालिबात को, उनकी डिमांड्स को सरकारें नहीं सुनती तो रोड पर निकल कर आते उनके एक इशारे पर लोग। यही मैं चाहता हूं कि आप अगर मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम अपने लिए तो कोई इंतजाम करो। ये कब तक चलेगा कि सिर्फ तुम वोट डालने वाले बनोगे और तुम्हारे मसाइल, तुम्हारी तकालीफ, तुम्हारी नाइंसाफियों का कोई हल नहीं निकलेगा? दूसरे समुदायों का, दूसरे बिरादरियों का हल निकलता है, क्योंकि उनके पास उनकी एक सियासी आवाज है। मैं राजस्थान के राजपूतों को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी सियासी हिकमत अमली के जरिए अपने मसाइल को हल किया। आज हमसे मिलने के लिए
एक एमएलए साहब आए थे, क्या नाम था? हाँ, राजेंद्र गुड़ा साहब आए थे। मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनकी गुफ्तगू से। उन्होंने बताया कि कैसे वो काम करते हैं। मगर आज हमारा मामला यह है कि हम सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर बह जाने वाले हैं। कोई भी सियासी जमात आकर आपको सेकुलर कहेगी तो आप पानी पानी हो जाते हैं। मगर यह भी तो देखो कि आपको हासिल क्या हो रहा है। आज चुनाव है तो सब आप की बात करेंगे, मगर मुस्तकबिल में क्या होगा? फिर जुनैद और नसीर के भाई एहतजाज कर रहे हैं तो उनको जेल में डाल दिया गया। अभी हम निकल कर आ रहे थे तो अलवर से हमारे पास हमारे भाई आए, जिन्होंने मुझे बताया कि मौसम को लक्ष्मणगढ़ अलवर में 2 मई से वो गायब थे। उन 5 जून को एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद उनको परिवार को बताया गया कि हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 302 का मुकदमा हमने दर्ज किया। वो परिवार के लोग आज हमसे पूछ रहे थे कि ओवैसी साहब, उनकी अगर हड्डियां हैं तो हमको मिले, हम दफनाएंगे, खबर बनाएंगे। और क्यों उनको मारा गया, किस लिए मारा गया, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपके 9 रतन हैं। जमील गए वहां पर, इमरान साहब गए तो उन्हें 9 रतन में से 1 रतन भाग कर गया। वहां पर कोई आवाज ही नहीं उठती। हाजी बस में जा रहे हैं और हाजी की बस पर फतरे फेंके जाते हैं, मगर सेकुलर सरकार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से मसाइल हैं। मैं आपको जज्बात में लाए बगैर आपसे सिर्फ यही अर्ज करना चाहूंगा कि एक मर्तबा आप अपनी एक सियासी लीडरशिप के लिए काम करिए। यहां पर वक्फ की जमीन है, नवाब कलान की जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका हर्राज करने जा रही है। क्या कोई वक्फ की जमीन का हर्राज कर सकता है गवर्नमेंट? अशोक गहलोत साहब को बताना पड़ेगा कि कैसे आपकी सरकार वक्फ की जमीन की हर्राज करती है। यहां पर आपके 9 रतन कुछ बोलते नहीं है। जयपुर में खोरना बिसाल की मस्जिद पर हमला हुआ, कांग्रेस की सरकार है। अलवर में मस्जिद पर हमला हुआ, कांग्रेस की सरकार है। यहां पर संगानगर एरिया में मुस्लिम हॉस्टल के लिए जमीन दी गई। इतनी ताकतवर अशोक गहलोत की सरकार है कि बीजेपी के विधायक ने उसकी मुखालिफत की, वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। खुद इनके कांग्रेस के पार्षद पर मुकदमे बुक हो जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मेरी इन बातों पर गौर करिए। आप याद रखिए कि भारत की राजनीति की तल्ख हकीकत यह है कि जिसके पास उसका सियासी नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस मुंह नहीं खोल सकती। कांग्रेस को सिर्फ धोखा देना आता है मुसलमानों को। अब आप बताइए कि रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाता मुसलमानों को? मुसलमानों की रिजर्वेशन देने के लिए एक सर्वे हो रहा था, उस सर्वे को रोक दिया गया। क्यों? बीजेपी ने इनको डराया कि सर्वे कराएंगे, तो अशोक गहलोत ने सर्वे को रुका दिया। और यही कांग्रेस के नेता कर्नाटका के इलेक्शन में कहते हैं कि ओबीसी का सर्वे होना चाहिए। अरे अगर ओबीसी का सर्वे होना चाहिए तो हम भी चाहते हैं, मगर राजस्थान में जो मुसलमान ओबीसी, उनका सर्वे क्यों नहीं होगा? उनका सर्वे होना चाहिए। अब आप बताइए कि यहां पर हमारी कई बिरादरियां हैं, मुस्लिम मिरासी हैं, इनका एक ऑफिसर नहीं है, एक एमएलए नहीं है, एक सरपंच नहीं है। 2021 में राजस्थान के हाईकोर्ट ने कहा कि इनके एप्लीकेशन पर गौर करके फैसला लो, मगर कांग्रेस की सरकार फैसला नहीं लेती। आप बताइए कि मगनियार है, लंगा है, दादी है, दमानी है, बैती है, बारात है, नागरची है, मेवाती है, मेयो है,
इस पर ना तो मोदी बात करते हैं, ना राहुल बात करते हैं, ना अशोक गहलोत बात करते हैं। इनको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाता? पसमानदगी की बुनियाद पर, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मजहब के नाम पर हम नहीं कह रहे। अच्छा हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिजर्वेशन की बात आपसे कर रहा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पसमानदगी की बुनियाद पर इन तमाम पसमानदा मुसलमानों को राजस्थान की सरकार को रिजर्वेशन देना चाहिए। वहीं पर हम देखते हैं कि ऐसे राजस्थान में 38% मुसलमान नौजवान ऐसे हैं ना तो रोजगार में है, ना उनको कोई तालीम या ट्रेनिंग दी गई, यानी कोई उनके पास हुनर नहीं है और सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। और मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जब दिसंबर के महीने में असेंबली के इंतखाबात होंगे तो इंशाअल्लाह ताला जयपुर हवा महल विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब जमील खां को अपना उम्मीदवार बनाकर उतारेगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जमील साहब की तायीद करिए और इंशाअल्लाह ताला मैं खुद आऊंगा हवा महल में,
उस विधानसभा में आकर जितना हो सके फर्दन फर्दन वहां की आवाम से, जनता से हम मुलाकात करेंगे और मजलिस के पैगाम को आवाम के घर तक पहुंचाएंगे। मगर मेरी तमाम मजलिस के रुफ़ाओं से अपील है कि आप असेंबली इलेक्शन की तैयारी में लग जाइए और भी बहुत से विधानसभाएं, वहां से भी इंशाअल्लाह ताला अनकरीब में मैंने हमारे इरफान साहब से, इमरान साहब से, जावेद से भी कहा कि सिक्कर में, गामा में, जहां पे भी आप तो बड़ी बड़ी मजलिस की मीटिंग्स करवाइए, मैं वहां पर आऊंगा और फिर इंशाअल्लाह ताला वहां से भी हम अपने कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। ये बहुत जरूरी है कि राजस्थान की विधानसभा में आपके वोटों से मुंतखब होकर आपके नुमाइंदे जाएं, आपके एमएलए जाए, ताकि वो आपकी आवाज में हुकूमत वक्त के सामने इन नाइंसाफियों के खिलाफ आपकी तकालीफ का हल तलाश करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात हमारे देश में ये होती है कि अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए, अपोजिशन यूनिटी होना चाहिए। पटना में एक मीटिंग हुई और वो पटना की मीटिंग में महाराष्ट्र से शरद पवार साहब जिस शख्स को लेकर आए थे, प्रफुल्ल पटेल, आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से जाकर मिल लिए। आप बताइए कौन सी अपोजिशन की मीटिंग है ये, जिसको आप बुला रहे हैं, जो आपके साथ बैठकर बातें कर रहा है, वो चंद दिन के बाद आज बीजेपी की तायीद करता है महाराष्ट्र में। मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये सेकुलर है, ये कम्युनल है, ये बी टीम है, वो फुला टीम है। हम कांग्रेस से और ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी से कहना चाहेंगे कि कभी अपने गिरबान में झांक कर देख लो। तुम्हारी तारीख भरी पड़ी हुई है कि तुमने कैसे कैसे धोखे दिए हैं। आज तुम जिसको बुलाते हो उसी की पार्टी का आदमी बीजेपी के गोद में बैठा है, मोदी के गोद में बैठ जाता है। अब आप बताइए, फिर मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं हमको नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि मजलिस इनके सामने सच्चाई को बयान करती है। आज आप मीडिया में देखिए कि हर अपोजिशन पार्टी के नाम निहाद सेकुलर पार्टी के लोग रो रहे हैं कि बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के एमएलए को तोड़ दिया। आपके 40 एमएलए टूटकर भाग गए तो वो गलत है, मगर बिहार में मजलिस के 4 एमएलए को आपने खरीद लिया तो वो सच है। बिहार में हमने अपने खून पसीने से सीमांचल की सरजमीन पर, वहां की आवाम पर लाखों सलाम, उन्होंने मेहनत की और मजलिस के 5 एमएलए को कामयाब किया। तो यही लालू और नीतीश और ये कांग्रेस के लोग मिलकर 4 मजलिस के एमएलए के जमीर को खरीद लिए। और जब उनसे पूछा गया ये क्यों हुआ तो कुछ नहीं बोले। आज वो काम बीजेपी महाराष्ट्र में करती है। तो ये तमाम के तमाम मीडिया में आकर रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। याद रखो, अगर बिहार में जो मजलिस के एमएलए से हुआ गलत है तो फिर महाराष्ट्र में जो हुआ वो गलत होगा। नहीं तुम करोगे तो अच्छा और दूसरा करेगा तो गलत। ये इनका नाटक है, ये इनकी पॉलिसी है कि मीटिंग में जिसको बुलाकर बिठाती है। आज प्रफुल्ल पटेल साहब बीजेपी की तायीद कर रहे हैं, ये तुम्हारा अपोजिशन यूनिटी है। अरे छोड़ो, ये सर्टिफिकेट बांटने की दुकान बंद करो। तुमको अगर बीजेपी को रोकना है तो आइडियोलॉजी की बुनियाद पर रोको। बीजेपी से मुकाबला करना है तो एक एजेंडा बनाओ। ये नहीं हो सकता कि नहीं हम जो करेंगे वो सच है और दूसरों को, सबको गुलामों की तरह आपके सामने सर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं होने वाला है। अब अवाम बेदार हो चुकी है, नौजवान बेदार हो चुका है। तुम सिर्फ झूठ बोल बोल कर मुस्लिम अकलियत का वोट तो ले लेते हो, मगर उसके बाद तुम बीजेपी को हरा नहीं पाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इतने वाकयात आपके सामने राजस्थान में हो रहे, मगर बीजेपी के खिलाफ इनको बोलने की हिम्मत नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी में ये नवरत्न बैठे हैं, इनको मुंह नहीं खोला जाता, इनको मुंह खोलने की इजाजत नहीं है। इतना बड़ा मसला बीजेपी देश के सामने ला रही है,
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते, हम पूछना चाहती है कांग्रेस में जो नौ रत्न बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी ताईद में है? बोलो। और ये जो बीजेपी की ताईद में ये रंग बिरंग के कपड़े पहनकर जो ओबामा के बयान पर बड़ा बड़ा तबसरा करते, तुम भी बोलो, यूसीसी के बारे में तुम्हारी राय क्या है? ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं, अभी हम ठहरेंगे। कमीशन को तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौकफ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। आज हम हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि 10 लाख हिंदू घराने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स रिबेट मिलता है। 2015-16 के इनकम टैक्स कर डेटा बताता है कि 3000 करोड़ आपको टैक्स रिबेट मिला। जो देश के प्रधानमंत्री आज यूसीसी की बात करते हैं, क्या हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट को छोड़ने तैयार हैं? उनको फैसला करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं, आप पढ़ देते हैं। मैं